On Thursday, Arvind Kejriwal surprised everyone by demanding reservation for the Jat community. In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Kejriwal urged the centre to include Jats in the centre's OBC list. He also accused the government of betraying the community. He said that Delhi's Jats in the central OBC list should be there. He also said centre made false promises to the community. Centre promised to include them in list in 15 and 19. He said Home Minister and Prime Minister remember the community only before polls. Jat students from Rajasthan included in list but not Delhi Jat students. Thousands of Delhi Jat students unable to secure admission in DU. He said Delhi's Jat included in state OBC list but not in central list. Centre must ensure they get reservation in central government institutions. And he mentioned number of communities that should be part of the list. Let me play out bite of Arvind Kejriwal, Parvesh Verma and Sandeep Dikshit on this issue. 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। साहब ये तो मतलब अजीब बात है। पहली चीज तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में हैं, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा ये तो भाई संविधान के आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती, तो वो सब काम करिए ना। राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है। हम लोग भी बहुत सी चिट्ठियां लिखते हैं, हम भी, जैसे हमारे समय में कई समुदाय हमारे पास आए थे, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, हम भी लिख सकते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लिखते हैं, तब राज्य सरकार उस पर तहकीकात करती है, कमीशन में इंफॉर्मेशन भेजती है, जो भी रेलिवेंट कमीशन होता है उस स्टेट का, और वो फिर उस पर बात करती है। आप अपना काम करोगे नहीं, 9.5 पौने 10 साल बाद आपको याद आएगा कि आज जाट का वोट हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको उनके साथ जातिगत जो है राजनीति करनी है। ये दिखा रहा है कि साहब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे,
आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? Let me go to the facts of the matter. Jat population in Delhi is estimated to be around 3 to 5%. Delhi Jats are included in state OBC list but not in the central OBC list. Delhi Jat community benefits from OBC quota only in the state. Now the questions are, one, why is Kejriwal raking up the Jat quota issue? Second, what exactly is the Jat quota issue in Delhi? Third, why do political parties get high on reservation just before the elections? Now let me introduce my guests, Rashid Kidwai, senior journalist, Aarti Mehra, senior leader, Bharatiya Janata Party, Shivam Bhagat, spokesperson, Congress, and Anjali Rai, spokesperson, Aam Aadmi Party. Let me straight away go to Rashid Kidwai. Mr. Kidwai, reservations before election is not new, but why has Mr. Kejriwal raised this issue? A man who simply focused on governance. Yeah, no, thank you very much. I think, the politicians are far more clever than, the analysts or commentators and others. See, fact of the matter is Delhi, it's a very kind of intense battle for survival for Mr. Arvind Kejriwal. He's aware that Jats are about 10% and there are about 8 seats which obviously elect a Jat MLA, but in rural areas, there are some of the rural constituencies, Jats really matter a lot. So there would be probably 15-20 seats where Jat voters play a very important role. So he has offered. Now Sandeep Dixit can go on talking about procedural methods, but Mr. Kejriwal has taken a lead. See, reservations are something that there is a lot of desperation. We can argue that how many jobs are actually there, how many people we get it and all, but that is a rational part of it, a thinking part of it. But the emotional side is very potent, and Indian voter tends to vote for emotions rather than reason. And that is why I think Kejriwal, like a protected game of chess, he's looking at the chessboard, making counter moves. He's very hands-on. We do not know what will happen, but two things are very striking in Delhi elections. The BJP desperately wants Congress to do well. This is unthinkable, in a sort of rational, logical sense. And the BJP is constantly, chasing Kejriwal on that, on the narrative, whether it was about so-called, right of center tilt of Kejriwal. Imagine the BJP is accusing another political party of having a, right of center tilt. So I think this is making Delhi election a lot more fascinating and competitive. Aarti Mehra, why do you think that the Jat reservation issue has been raked up? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइम पे उठाना है, इनके टाइमिंग्स पे प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रश्न चिन्ह उठता है कि पिछले 10 साल से एक भी सेशन इन्होंने इसे क्यों नहीं उठाया, एक भी सेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जाट लीडरशिप में कभी किसी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में दिया। हमने जाट मुख्यमंत्री बनाया और इन्होंने जाट मुख्यमंत्री के पुत्र को देशद्रोही कहा, उनको एंटी नेशनल कहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के लिए रोज एक ये चिट्ठियां लिख के इन्होंने अपने कामों से, अपने मुद्दों से हटाने के लिए ये केंद्र की तरफ बातों को सरकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मोदी सरकार की अपनी एक विश्वसनीयता है। वो हर चीज जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और देश में जिस भी तरह का काम आज हर स्तर पे हो रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है। और केजरीवाल जी ये देख रहे हैं कि अभी जवाब दीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल की प्रॉमिस किया था 15 और बाद में, पर आप लोगों ने दिया नहीं, ये सही आरोप है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही आरोप नहीं है इनका ये सिर्फ आरोप पार्टी है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानती है। रियलिटीज इन्होंने सेशन में अपने राज्य में, अपने स्टेट में जितने इन्होंने सेशन किए दिल्ली विधानसभा के, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया, उसमें कब इन्होंने मांग की? अब अचानक उठ के ये चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ एक सोचते हैं कि हम हर रोज एक नैरेटिव बना लेंगे, बट वो किसान जानता है, वो जाट जानता है कि पिछले 10 सालों से केजरीवाल, जिनको इतना हमने अपना
बहुमूल्य वोट भी दिया, अपना समर्थन भी दिया। उन्होंने हमारे लिए क्या किया? हमें इतनी महंगी बिजली दी, हमें प्रॉपरली न जल दिया, न हमें खेती के लिए किसी भी तरह का कोई सहयोग दिया। तो वो लोग इनका असली चेहरा जान गए हैं। अब ये उन मुद्दों को पकड़ के अपना ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्राउंड खिसक चुका है। तो अब इनका ग्राउंड बनने वाला नहीं है, इनकी ये फर्जी बातें करने से, इनके गुमराह करने से और Okay. नए नए नैरेटिव ये सोचते हैं। ये Okay. नैरेटिव बिल्कुल टिकने वाला नहीं है। Okay, okay. You're saying narrative will not stay. First to Shivam Bhagat, and then Anjali. Anjali, you will have the last word on this particular topic. Why suddenly Aam Aadmi Party has come up with this issue of Jat reservation? To you, Shivam, first. Good evening. See, Kartikeya ji, this is season 3, episode 15 of the daily Kejriwal show. Every day he wakes up and he tries to take the attention away from his failures in Delhi and his Delhi government of the last 10 years. Because he has no answers for his failures and for the bad economics of his state, he wakes up every day. Point number 1, as you said, why has he woken up after 10 years? Why did he not wake up in the last 10 years? Jats were here in Delhi for the last 10 years. Second is, why doesn't he go through the procedural way, in the normal procedure? Why doesn't he write to the National Commission for OBCs? Why this theatrics and this drama and this letter writing every day? I mean, it's very clear that he's trying to sway people's attention away from his failures. Second, Congress had issued a notification in 2014. I have the notification number also for your perusal if required, providing Jat reservation in Delhi and 9 other states. In Delhi, Bihar, Gujarat, Himachal, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan, UP and Uttarakhand. The Supreme Court had struck it down because the Modi government and Kejriwal Delhi government had both not pleaded in its favor. That is why it got disposed of by the Supreme Court. Why did he not wake up in 2015 when the Supreme Court was striking it down? Why did the BJP also not wake up in 2015? Therefore, the drama of both these parties is out on full display in front of the people of Delhi. And the failures, and we will ask the Aam Aadmi Party again. We ask them again on the figures and on their failures on schools and their failures on mohalla clinics and their failures on everything, on the economy of the state. To sway away, they are bringing up this nonsense up again. And do they think the people of Delhi and do they think the Jats don't see through this? Everyone sees through this politics and this petty politics of theirs. Therefore, the answer will come to them very clearly in the next 2 odd weeks, 3 weeks. So, Anjali, I think you have a lot of points to tackle. But my question to you is that why has your party remembered a particular community right before the elections? You have been in power. This entire note could have been mooted earlier, 5 years, 2 years, 1 year. Kartikeya, election time is time for retrospection for the ruling party. And we had to see which were the issues which were left behind and which were neglected and which are needed to be taken care of. And recently, a delegation of Jat community met Kejriwal ji and raised this issue with him. And he also thought that it should be raised immediately. And I don't think there is any harm in this. And it is already Jat reservation already exists in a state's reservation list. But as Kejriwal ji also told, in 2015, 2017, to 2019, PM Sahab and Amit Shah ji, both of them promised them to give reservation and include Jat community in central list of reservation. But they didn't fulfill their promise. So why do you think that it is wrong to raise the issue at this time? देर आए दुरुस्त तो आए. ये लोग तो वायदा करके भी नहीं कुछ किया इन्होंने. करना तो अल्टीमेटली इन्हीं को है ना. हम तो रेज ही कर सकते हैं इशू, लेकिन इन्होंने तो बार बार चुनावों के वक्त में वायदे करने के बाद भी नहीं किया. एंड ये बहुत ज्यादा असर डालता है उनके ऊपर. यू नो, लाइक इट्स लाइक अ बिट्रेयल एंड बायस्ड टुवर्ड्स दिल्ली's Jats.
if Rajasthan students are getting admission because they are enlisted in a central list of reservation, and Delhi's Jats students are not getting admission because they are not enlisted in reservation list, it is injustice. And like similarly in central government's institutions like AIIMS, like NDMC, like Delhi Police, Safdarjung, DDA, in all these institutions, they are suffering because they are not enlisted in central government's reservation list. So this should be done immediately by the central government, and nobody should say that अब क्यों किया या तब क्यों किया. किया तो सही, आपने क्यों नहीं किया? आप तो वायदे कर रहे थे, फिर भी आपने नहीं किया. बार बार ये कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, एक मुख्यमंत्री. अरे एक मुख्यमंत्री या उनके एक बेटे की बात नहीं है, यहाँ पर हजारों लाखों जाटों की बात है, हजारों लाखों जाट बच्चों की बात है जिनको रिजर्वेशन मिला. I'll come to you, Mr. Mehra. I'll come to you. I'll come to you, madam. I'll come to you, Aarti Mehra. You complete your argument, Anjali? Yes, I have completed. Okay. And I just want to ask them कि ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? I want answer on this. कहाँ पर है आपके मुख्यमंत्री, कौन है? आपके पास ना तो विजन है, ना ही नरेटिव है, ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा है. आप चुनाव किस पर लड़ने जा रहे हैं ये तो बताइए. आपका कौन है? दिल्ली का कौन मुख्यमंत्री होने वाला है? कौन लड़ाई करेगा अरविंद केजरीवाल जी के साथ? Okay, there is one verbal messaging. Indian TV has evolved into another, Rashid, non-verbal messaging. You know, even when the other spokespersons are not talking, you know, they can use papers for a non-verbal messaging. You know, TV has evolved in a different direction. But Rashid, do you think this is Kejriwal's toughest fight, toughest election? Absolutely. I think there is a drastic difference, Kartikeya, between Delhi situation and any other state, let's say for Bengal or other, where the BJP and the regional parties had a very kind of no holds bar contest. There the voter was aware of this very simple but important fact that if, say, Mamata if is voted back to power, the kind of promises she's doing, she'll deliver it. Hemant Soren, M.K. Stalin, several names can be given. In case of Mr. Kejriwal, there are a lot of hurdles. There are constitutional hurdles, there are legal hurdles, there is Lieutenant Governor, there is the entire Delhi administration to quote, the Shah Rukh Khan's that dialogue, puri kainat khilaf hai. So unless the Delhi voter actually, gets up and feels that Mr. Kejriwal has been wrong, for that matter, interests of Delhi have been wrong, then we see a decisive mandate. One small point also that I want to make, it's all about timing in politics. My political representatives see, you know that there was Mandal Commission and everybody was. So it was VP Singh who thought of it at a time when he wanted it and he did it. So therefore, today also, after so many years, we are talking about after 40 years, we are talking about Mandal Commission and VP Singh. So therefore, there are moments when politicians, pick the timing. If you are, in football, if there is an empty, field, you can go on scoring goals. But the importance of scoring goal comes when there is a competition. When the match is on, when there is a tense moment, when there is a 5 minutes to go and someone scores, then that person becomes a hero. So I'm not going into the merit of, but the pointed queries raised by Mr. Kejriwal have not been responded by his opponents, both the BJP and the Congress. They are talking about timing, they are talking about all other factors. But why a Jat from Rajasthan is getting it and why a Jat from Delhi is not getting? Delhi actually needs a character of its own. Rashid, what is your assessment? Who is setting the agenda in Delhi election? Is BJP setting the agenda or AAP setting the agenda in this election? What's your big picture assessment? Yeah, so I think just looking at it from a dispassionate I think it is Mr. Kejriwal who's setting the agenda. He's making moves and there are counter moves. So therefore, one has to give it to him. I don't know what will be the outcome. As I said, Mr. Kejriwal is fighting this election with his hands tied. And there are a lot of procedural, constitutional, legal hurdles that he has to overcome. Even if he becomes Chief Minister, what will he do? Because the Delhi Services Act is not going to change. There are laws. There is a presence of Lieutenant Governor, and the voter in Delhi knows everything. But in spite of that, I think setting agenda, full marks to Kejriwal. Absolutely. Aarti, do you agree with Rashid? क्या केजरीवाल चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं? आप सहमत हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और अभी ये
पूछ रहे थे इन्हें एक आदमी के पीछे चलना है, चाहे उनके ऊपर वो जेल से बेल पे हैं और जो सीएम बन के भी किसी भी तरह का कोई पेपर साइन नहीं कर सकते हैं। आज हमारे लिए हरियाणा में हमारा मुख्यमंत्री नहीं था, आज है। चेहरा नहीं था, आज है। राजस्थान में नहीं था, आज है। छत्तीसगढ़ में नहीं था, आज है। और महाराष्ट्र में है। हम हर जगह अपनी स्ट्रेटेजी से लाते हैं। हम इनके एजेंडे सेट करने से, इनके नैरेटिव से हम नहीं तय होते। हम अपने नैरेटिव, अपने पाथ, अपनी रास्ता खुद बनाते हैं। और अभी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें आया, ये आज बड़े जाटों के उनके कोटे के लिए बड़ी बात कर रहे हैं। अभी इन्हें शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी आतिशी मारलीना को कि आप जो किसानों की, जो भारत सरकार की केंद्र के द्वारा दी गई योजनाएं हैं, उनको आप लागू क्यों नहीं करती? ओके, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो लागू क्यों नहीं करते। आप उसको आपने ब्लॉक किया हुआ है That is गवर्नमेंट की स्कीम्स को। आरती जी, this is only one. आरती जी, this debate is divided into three parts. The first हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है। आरती जी, that is विकास योजना को, बीज ग्राम योजना को, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और सोलर पंप की स्कीम को, ये सारी योजनाएं। There are two more components to this debate. There are two more components to the debate. First one was Jat voter. Will it rescue AAP? The second is, has India bloc crumbled over Delhi politics? And the third is, and I feel very strongly about it, why Congress party after 11 years is forced to talk about achievement of Sheila Dikshit, who got dumped after 2013 debacle.